चलिए जी चलो रेडी गेट सेट गो। जय जय बोलो जय जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय 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 भीम बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंछी तेरी नेक कमाई। आप एक साइड में हो जाओ ना, एक साइड में पकड़ो, एक साइड में, एक साइड में ऐसा पकड़ो। श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 30 के प्रधान श्री ओपी चोपड़ा जी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ रन फॉर अम्बेडकर का जो भी कार्यक्रम है, 10वां कार्यक्रम, इसमें जो रिफ्रेशमेंट की जो सेवा है वो हमारे चोपड़ा साहब जी और पूरी की पूरी टीम श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 30 की टीम की तरफ से की जा रही है। सम्मानित चोपड़ा साहब। जय भीम जय भारत। जो आज का जो प्रोग्राम है ये अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ की ओर से किया जा रहा है। जो बताया है प्रधान साहब ने कि 15 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 10वां साल है। तो मैं सबसे पहले तो मैं भौरिया साहब को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए उनको सभी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये सिर्फ हम लोगों को जागृत करने के लिए डॉक्टर साहब की विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं। सो मैं बहुत नहीं कहूँगा क्योंकि और भी लोग आ रहे हैं। सो आप लोग आए, अब सबका अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ जीत में आए और जो प्रोग्राम है स्टूडेंटों का, बच्चों का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको सक्सेस करने की हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। सो हम लोगों को बढ़ चढ़ के यहाँ आना चाहिए, बच्चों को भी साथ लाना चाहिए। सो आप लोग आए हैं सभी लोग, बहुत अच्छा लगा। तो पिछली बार से थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि आपको हमने ये इसके बारे में ये सोचना है, डॉक्टर साहब की जो विचारधारा है उसको जिंदा रखना है। जिंदा रखने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, हमको इकट्ठे होना पड़ेगा। हम लोग हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं। हमारे इस भाई के लिए हमारे व्यक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इनकी इनको हम जिंदा रखने के लिए, इनकी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम करने हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ शहर है, अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं तो हर रोज सभी को पता है कि 6 दिसंबर को डॉक्टर साहब हमारे को छोड़कर चल गए। हमको भी ये इस बात का एहसास होना चाहिए, कि पता चलना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, जल्दी उठाओ, उनको यहाँ लेकर आओ। ये इसकी जो विचारधारा है, जब बच्चों को आप लोग आगे बताओगे तब बात बनेगी। ऐसे जैसे हम लोग कभी कई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस बार हमने जब डॉक्टर साहब का वो जन्मदिन भी मना रहे होते हैं, उसमें भी लोग काम आते हैं। भाई क्यों, ये चंडीगढ़ में क्यों?
पढ़े लिखे सिटी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ रहते हैं चंडीगढ़ में, और ट्राई सिटी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आनी चाहिए। इस बात का मेरे को बहुत अफसोस है। अरे भाई ऐसा होगा तो डॉक्टर साहब ने जो अपना उनका लास्ट भाषण था 15 अक्टूबर 1956, उसमें डॉक्टर साहब ने बोला था कि हे मेरे समाज के लोगों, कि मैं ये कारवा बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर ये कारवा इसको यहीं तक रखना, अगर आप लोग इसको आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत ले जाने देना। तो उल्टी बात हो रही है, पीछे जा रहा है कारवा। ये चिंता का विषय आपके बच्चों का विवेक है। डॉक्टर साहब ही है हमारे मुक्तिदाता। अगर 1985 के पहले हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। अब इतनी बड़ी टाइयां लगा के आ रहे हैं, यहाँ कोट पैंटे पा के आ रहे हैं। ये सिर्फ तो सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये है तो हम है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आप लोग हैरान हो गए कि जब टुटे या बंदा खड़ा है, मेरी पेंशन 1.25 लाख रुपए, इतना बड़ा काम कर गए डॉक्टर साहब हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ आना है आके भाग लो, बच्चों को इसके बारे में बताओ। आगे बच्चों को बताना है। स्कूलों में जाते हैं बच्चे, उनको सबसे पहले डॉक्टर साहब की घरों में अपने फोटो लगाओ, वहाँ नमन करके जाए, ठीक है? तो इसलिए ये मेरा आप सभी लोगों के आगे हाथ जोड़ के बेनती है कि जो पीछे कारवा जा रहा है इसको हमने आगे ले जाने की कोशिश करनी है। सो अम्बेडकर वादियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, क्योंकि 2-3 मिनट ही है, मैं 2-3 मिनट में बोला। अभी मुझसे पहले वक्ता ने बोला कि बाबा साहब को हमें सबको जिंदा रखना, तो जिंदा कैसे रखेंगे? और उसके लिए बहुत ही एक पुरानी और फेमस लाइन है, वही बोल सकते हैं। बाबा साहब को जो मानते हैं, अगर वो बाबा साहब की भी मानने लगे तो उससे जिंदा रहेंगे। आज जिस तरह से काशीराम जी का भी जिक्र हुआ, काशीराम जी ने बाबा साहब को ना सिर्फ माना बल्कि उनकी भी मानी। इसीलिए राजनीतिक सत्ता जो कमजोरों के हाथ में दिए जाने का जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था, भारत का संविधान बनाकर, मनुस्मृति को जला के बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया था, वो कोई इतना आसान काम नहीं था। मतलब इंटेलेक्चुअली तो मुश्किल था ही, लेकिन सब लोगों की ऑपोजिशन झेल के अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इतनी सारी चीजें अच्छी इंसाफ और बराबरी के लिए ला पाना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। अगर बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों के हाथ में पूरी तरीके से संविधान छोड़ दिया जाता तो संविधान इससे भी अच्छा होता। लेकिन फिर भी इतना संघर्ष करके वो जो संविधान बना के गए हैं, उसको जमीन पे उसकी रक्षा करना सब ही बाबा साहब की मानने वाली बात है। काशीराम साहब ने किया तो उसका नतीजा आपके सामने है। जितना जितना बाबा साहब की बातों से हम लोग दूर जाते रहेंगे, उनकी बातों पे अमल नहीं करेंगे, उतना उतना हम दोबारा मनुस्मृति की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमारा वही हाल हो जाएगा अल्टीमेटली, और वो होने वाला है ऑलमोस्ट जो जैसा कि संविधान से पहले था। तो इसीलिए बाबा साहब की मानने के लिए हम लोगों को दिन रात लगे रहना है। और हम जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की जो संस्था बनी हुई है, आज तो सब अच्छी बात है कि उसकी मान के संविधान हाथ में तो आया। संविधान हाथ में लेने से आप देख रहे हो जो लोग ले भी रहे हैं हाथ में, उनको कितना फायदा है, राजनीतिक फायदे की बात होती है। तो हमारा तो काम यह है बचाने के लिए संविधान के, घर घर संविधान, और संविधान से हर समाधान एक व्यक्ति की, एक कमजोर व्यक्ति की, कमजोर नागरिक की देश के अंदर जीवन जीने के समय रोज उसको हर अपने स्टेप पे संविधान का क्या फायदा हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। कैसे आपको पुलिस जैसे आपकी नौकर है, सरकारी अधिकारी आपके नौकर है, आपकी रिजर्वेशन वगैरह सब जो जा रही है हमारी सबकी, उसको वापस कैसे ले सकते हैं, ये है बाबा साहब की मान के ही ले सकते हैं। तो उनके आदर्शों पे चल के 3 जो पॉइंट बताए थे ना उन्होंने, तो आपको संगठित होना पड़ेगा।
शिक्षित और संगठित होना पड़ेगा और उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शिक्षित हो चुके हैं, संगठित एक तरीके से हो चुके हैं, लेकिन एक तरीके से नहीं भी हुए। संगठन हमने बहुत सारे बना लिए, लेकिन संगठित नहीं हुए। तो शिक्षित काफी हद तक हम हो गए। एक स्टेप पे हम मेरे ख्याल से कुछ % आगे बढ़ चुके हैं। संगठित हो जाए, उसके बाद संघर्षरत हो जाए, तो मैं समझता हूँ SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की अच्छी सरकार, संविधानिक प्रॉपर संविधानिक सरकार आएगी और फिर बाबा साहब की हम जो सपने थे उनको पूरा कर पाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत एडवोकेट प्राचा जी का वो हमारे एक छोटे से मैसेज पर मतलब यहाँ पहुंचे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस देश में बड़े मतलब स्ट्रगल किए हैं और खास तौर पर उस टाइम पे संघर्ष किया आपने जब कोरोना का टाइम पीरियड था, जब सब अपने घर बैठे थे। एक बात भूल गया हूँ क्योंकि समय का प्रेशर था मेरे पर। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई हमारे सब रिजर्वेशन की, SC ST सब प्लान की, बराबरी की, बेरोजगारी का सलूशन है आप सभी लोग जो आंदोलन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन मशीनों के खिलाफ कर रहा है। ये चुनाव में जो EVM की मशीनें हैं और पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा संघर्ष है। मैं उसके लिए भी निवेदन करता हूँ। वो भी बाबा साहब की मानने जैसा है, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको एक वोट देकर देश का मालिक बनाया था। आज हमारे एक वोट को छीन के मशीनों के जरिए देश का मालिक बनने की चेष्टा जो हो रही है, उसको रोकने के लिए हमें ये EVM को हटाने के लिए सबसे पहले, इसके बाद सारे समाधान हो जाएंगे। EVM को अगर हम हटाएं तो एक मजबूत स्टेप होगा और मनुवाद के ऊपर बड़ा हमला होगा। बहुत शुक्रिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। तो आज हम लोग ये दौड़ने के लिए खड़े हुए हैं ना, फिटनेस पर। तो पॉलिटिकल बात करनी है क्या कि दौड़ने वाला? मैं पहले 90 किलो था, मैंने थोड़ा ठीक ठाक किया है। मुझे लगता है कि ये हेल्थ वाला इशू बहुत बड़ा है और बहुजन समाज के चाहे माननीय कांशीराम हो चाहे बाबा साहब हो, इन लोगों पर इतना काम का प्रेशर बना क्योंकि हमारे समाज में जो लोग खासकर जो सामाजिक आंदोलन में हैं वो अकेले पड़ जाते हैं और काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। मैं एक्चुअली हुआ क्या, बहुजन समाज में हम लोग को जो फुले साहब की लाइन है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिन हम शुद्ध कहलाए। तो आपको पता ही है इस तरह का खेल हुआ। अब नतीजा है कि इक्का दुक्का कोई आदमी निकलता है और उस पर पूरे उसको इतना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि मानवर साहब या बाबा साहब या जितने बहुजन मिशनरी हुए होंगे वो कितना काम के दबाव में होंगे। आपको 365 दिन ट्रेवल करना है, दुनिया भर के कॉल्स उठाने हैं और मुझे लगता है कि बाबा साहब आप कल्पना कीजिए 1956 में उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। अगर 10 साल और रह जाते, क्योंकि 90 साल 100 साल अभी लोग जी रहे हैं, जो लोग हेल्थ पर काम कर रहे हैं 100 साल जी रहे हैं, 90 साल जी रहे हैं मान्यवर साहब। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एंगल है और मैं जितना समझता हूँ, डॉक्टर ऋतु तो बहुत फिट हैं, प्राचा जी बहुत फिट हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका में सिर्फ 10% ब्लैक की आबादी है और उन्होंने वहाँ के जो इकोसिस्टम पर कब्जा किया है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके फिटनेस की है। उसेन बोल्ट हो, आप उनके सारे प्लेयर्स देखिए, चाहे वो एथलीट हो चाहे वो फुटबॉलर्स हो, अमेरिका में पूरी इकोनॉमी पर उन्होंने डांस के जरिए और फिटनेस स्पोर्ट्स के जरिए ब्लैक लोगों ने कब्जा किया और वो एक बड़ा फील्ड है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो अब जातिवाद है वो पावर सेंटर्स में है। अब मेरे गांव में जातिवाद नहीं है। बहुत सारे मेरे जो सवर्ण पत्रकार दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैं तो पूछता हूँ लोगों से, कहते हैं कोई जातिवाद नहीं है। और जानते हैं किससे पूछता है? जाके जो सफाई का काम कर रहा है उससे पूछेगा आपके साथ जातिवाद हो रहा है?
वो कहेगा नहीं हो रहा है। अरे भैया वो तो जाति वाला काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या जातिवाद होगा? वो जब कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, तब ना जातिवाद होगा। तो ये एक बड़ा खेल है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जिस जातिगत व्यवस्था में हम लोग को डाल दिया गया, कुव्यवस्था में, हम लोग के पैर में ताकत तो है। देखिए रिंकू सिंह को क्या छक्के मारता है, लेकिन जातिवाद वहां भी है, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सेक्टर है। और ये हेल्थ वाला जो है, मुझे लगता है भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत पहले कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप, सोशल, मतलब आप सामाजिक होइए, और थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ, मतलब संपत्ति तो झक मार के आपके पास आएगी। हम लोग की जो सामाजिक स्थिति है, अगर समाज से कट गए और खूब पैसा भी कमा लिए, तो पता चला जेल में डाल देगा या कब्जा कर लेगा। आज एक पहले इस देश में सिखों के साथ हुआ है, नरसंहार हुआ उनका। उसके बाद आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जब मन उनके मस्जिद पर कब्जा कर लो, जमीन पर कब्जा कर लो। और हम लोग के साथ तो 2000 साल से हो रहा है। हमारे बुद्ध विहार, हमारे देश पर ही कब्जा कर लिया है जातिवादी मनुवादियों ने। तो मुझे लगता है कि बारी बारी से सबकी बारी आती है, और इस सारा षड्यंत्र का जो जड़ है वो जातिवादी और मनुवादी लोग हैं। तो इनसे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि देखिए, हेल्थ तो हमारा नहीं छीन लेंगे। एक बड़े समाज वैज्ञानिक है राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, छल से, परपन से, बेईमानी करके, सेटिंग गेटिंग करके, लेकिन एक पद मतलब पैर, पैर में ताकत कहां से लाओगे? वो तो इस देश के मूल निवासियों के पैरों में है, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं। अगर हमारे लोग स्पोर्ट्स में जाएं, खासकर, लेकिन वहां भी मैं एक बार बता दूं, कुंडली मार के वही धन्ना से लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सब जगह घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो हेल्थ वाला मामला, इसमें राजनीतिक बातें नहीं, मैं सही में कह रहा हूँ। बाबा साहेब या मानवर कांसी राम, इन लोगों पर काम का इतना दबाव था कि इन लोगों ने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ये लोग 100 साल, 110 साल, 90 साल जीते, तो हम ये लड़ाई जीत चुके होते। इसलिए सब लोग हेल्थ पर काम कीजिए, ऐसे आयोजन कीजिए। और कुछ चीजें तो हम लोग के डीएनए में, आजकल डीएनए की बड़ी चर्चा है, तो हमारे डीएनए में मजबूती है, हमारे पैरों में ताकत है, और हम लोग इसमें बड़ा झंडा गाड़ सकते हैं। तो हेल्थ पर काम कीजिए। और जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, शानदार है। और अपने बच्चों को 2 ही काम करवाइए, बिजनेस, हेल्थ और पढ़ाई, जो मुझे समझ में आता है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सम्मानित संजय कुमार जी का कि उन्होंने अपनी